तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन शॉट ऑफ बायोमोलिक्यूल। ये वो चैप्टर है क्लास 12 का जो आपका सबसे आसान है और सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। 7 मार्क्स आपको ये चैप्टर दे देता है और कुल मिला के 4 टॉपिक्स है खाली। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन। तो इतना सा है यार। बायोमोलिक्यूल्स होता क्या है यार? बायोमोलिक्यूल्स वो नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमारी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जैसे कि आपका प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और आपका न्यूक्लिक एसिड। यार इसको हम कैसे समझते हैं? देखो, जो भी आपके प्रोटीन्स है ना, प्रोटीन्स पॉलीमर है, कार्बोहाइड्रेट भी पॉलीमर है, न्यूक्लिक एसिड भी पॉलीमर है। इसको ऐसे समझो कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर यार मल्टीपल ब्रिक्स लगे होते हैं, सेम ब्रिक्स मल्टीपल लगे होते हैं जिससे वो पूरी बिल्डिंग खड़ी हुई होती है। तो उसमें जो एक ब्रिक है वो एक मोनोमर है। मोनोमर मतलब उसी की मल्टीपल यूनिट से आपका जो है वो घर खड़ा हुआ है। सेम यार प्रोटीन्स जो है ना वो एक पॉलीमर है, एक घर की तरह है जो कि आपका अल्फा अमीनो एसिड की मल्टीपल यूनिट से खड़ा हुआ है। तो यहां पे जो प्रोटीन की बेसिक यूनिट है, जो मोनोमर है, वो अल्फा अमीनो एसिड है। सेम कार्बोहाइड्रेट भी ऐसे ही पॉलीमर है जिसकी बेसिक यूनिट है बीटा डी ग्लूकोज, या फिर इसको मोनोमर भी कह सकते हो। और न्यूक्लिक एसिड भी न्यूक्लियोटाइड्स की मल्टीपल यूनिट से बना हुआ होता है। तो यहां पे न्यूक्लियोटाइड्स की बेसिक यूनिट है, इसका मोनोमर है। अब यार जो आपकी ब्रिक्स होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, उनमें सीमेंट लगाते हैं या ऐसी चीज लगाते हैं जिससे वो जुड़े रहते हैं, ठीक है। ऐसे ही अल्फा अमीनो एसिड एक दूसरे से एक लिंकेज से जुड़े हुए होते हैं जिसको बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। तो आपसे पूछा जाए दो अल्फा अमीनो एसिड किससे जुड़े हुए होते हैं, तो पेप्टाइड लिंकेज। या प्रोटीन्स के अंदर जो मोनोमर होता है वो किससे जुड़े होते हैं, तो पेप्टाइड लिंकेज। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर बीटा डी ग्लूकोज जो जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे ही दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से फोस्फोडाइस्टर लिंकेज से जुड़े हुए होते हैं। तो यार ये तो है बेसिक बिल्कुल ही। इसके अलावा यार प्रोटीन्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो स्ट्रक्चर होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी। जो प्राइमरी होती है वो सीक्वेंस ऑफ बताती है कि किस सीक्वेंस में अमीनो एसिड लगे हुए हैं। सेकेंडरी उसकी बताती है किस स्ट्रक्चर में लगे हुए हैं, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। फिर सेकेंडरी की ही जो फर्दर फोल्डिंग होती है वो टर्सरी होती है। फिर होता है कि दो आपके जो अल्फा अमीनो एसिड है वो आपके अरेंजमेंट कैसे अरेंज हो रखे हैं एक एनवायरमेंट में, तो वो क्वाटरनरी बताता है। सेम यार कार्बोहाइड्रेट्स की जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है ओपन चेन स्ट्रक्चर की, कि यार जब हम ओपन चेन स्ट्रक्चर में ग्लूकोज के HI डालते हैं तो वो स्टेट चेन हमें मिलती है। इससे ये कंफर्म होता है कि सारे कार्बन एक दूसरे से स्टेट चेन से जुड़े हुए हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड डालते हो तो क्या बनता है, ये सारी चीज हम वन शॉट के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही न्यूक्लिक एसिड के अंदर आप पढ़ोगे डीएनए, आरएनए, डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आरएनए सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। विटामिन दो टाइप के होता है, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। आप ना मेनोमोनिक्स भी आपको बताता रहूंगा साथ साथ। जैसे फैट सॉल्युबल का डी क्या है, विटामिन डी, ई, ए, के। विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के। वाटर सॉल्युबल BC, तो BCY मतलब विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी भी मल्टीपल्स होते हैं, विटामिन बी, विटामिन 2, विटामिन 6 और विटामिन B12। इस तरह के मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए अब चलते हैं अपने डिटेल वन शॉट की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स विद आवर बेस्ट नोट, जिसमें प्रीवियस ईयर्स भी मिलेंगे आपको। तो यार बायोमोलिक्यूल्स में जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, हमें 4 ही टॉपिक्स मेजरली पढ़ने हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और न्यूक्लिक एसिड। ग्लूकोज के अंदर जो ग्रुप प्रेजेंट होता है वो होता है एल्डिहाइडिक ग्रुप। फ्रक्टोज के अंदर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, जबकि दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब आए थे सबसे पहले कि भाई बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है। हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं, वो होता क्या है। तो बायोमोलिक्यूल्स यार मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, मतलब ये थोड़े बड़े होते हैं बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। बड़े मॉलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल जो नेचुरली अकर करते हैं हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, जैसे कि आपका यही कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, हार्मोन्स, ठीक है। ये सभी हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, और सबसे ज़्यादा जो वेटेज है इस चैप्टर में वो भी कार्बोहाइड्रेट्स का ही है। तो कार्बोहाइड्रेट बनते किससे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट बनते हैं यार, बेसिक यूनिट इसकी होती है ग्लूकोज। ग्लूकोज की मल्टीपल यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं भाई कार्बोहाइड्रेट। तो आपसे पूछे बेसिक यूनिट क्या है कार्बोहाइड्रेट्स की, तो वो है भाई बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है।
इन कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स या शुगर भी बोल दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। लाइक अगर हम इस कार्बोहाइड्रेट को पानी में डालते हैं तो फिर जो जितने पार्ट्स में टूटता है उसके बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करेंगे। तो पहला आता है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं यार जिनको अगर हम पानी के अंदर डालते हैं ना, जब पानी के अंदर डालते हैं तो ये टूटते ही नहीं है, अपनी ही आइडेंटिटी मेंटेन रखते हैं। एक है तो एक ही रहता है, ये मल्टीपल पार्ट्स में नहीं टूटते। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स। और कौन से एग्जाम्पल क्या है भाई? ग्लूकोज पानी में डालो आगे नहीं टूटता, फ्रक्टोज पानी में डालो आगे नहीं टूटता, सेम ग्लैक्टोज पानी में डालो आगे नहीं टूटता। सेकंड वन है भाई डायासैकेराइड। ये ऐसे आपके कार्बोहाइड्रेट्स है जिनको अगर हम पानी के अंदर डालते हैं ना तो ये 2 पार्ट्स में टूट जाते हैं। कितने पार्ट्स में टूटते हैं भाई? 2, इसलिए डाया नाम है। तो डायासैकेराइड्स जिनको ओलिगोसैकेराइड्स भी बोला जाता है, ये 2 से 10 मतलब कि 2 मिनिमम होते हैं, 2 से 10 पार्ट्स के अंदर टूटते हैं। इनको अगर हमने डाला ठीक है बीकर के अंदर तो या 2 पार्ट्स में भी टूट सकते हैं, फिर यहाँ पे या 3 पार्ट्स में भी टूट सकते हैं। आपके सिलेबस में मेजरली 2 है इसलिए मैं 2 का डिस्कशन कर रहा था। तो 2 से 10 की रेंज में ये रहते हैं। एग्जाम्पल के नाम पे माल्टोस, लैक्टोस, सुक्रोस। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे बोल दिया जाता है कि माल्टोस है। माल्टोस का जो स्ट्रक्चर मतलब फॉर्मूला होता है ना वो वही होता है जो आपका सुक्रोस का होता है, दैट इज C12H22O11। ये शुगर का भी होता है, मतलब सुक्रोज का भी यही है, माल्टोस का भी है, लैक्टोस का भी यही है। बट यहाँ पे दोनों के जो प्रोडक्ट्स हैं हाइड्रोलिसिस के तीनों के वो अलग अलग है। तो अगर आपको बोल दे कि C12 है H22 है O11 है और वो 2 यूनिट दे रहा है ग्लूकोज की तो वो मेल्टोस है। अगर वो 2 यूनिट दे रहा है जिसमें 1 यूनिट ग्लैक्टोस है 1 यूनिट ग्लूकोज है तो वो लैक्टोस है, और 1 यूनिट ग्लूकोज है 1 फ्रक्टोस है तो वो सुक्रोस है। तो ध्यान रखना भाई, C12H22O11 अगर दिखता है तो जरूरी नहीं है वो सुक्रोस है, वो माल्टोस भी हो सकता है और लैक्टोस भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि वो हाइड्रोलिसिस के टाइम पे प्रोडक्ट्स क्या दे रहा है। तो ये तीनों ही आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं डायासैकेराइड्स के एग्जाम्पल। देन तीसरा आपका जो क्लासिफिकेशन है वो है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स यार वो कार्बोहाइड्रेट्स है जो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स में टूटते हैं, मतलब कि अगर आप पानी के अंदर डालते हो तो बहुत सारे आपको जो है इसके मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं। इनके एग्जांपल है स्टार्च जो कि प्लांट बॉडी में पाया जाता है, फाइबर है, ग्लाइकोजन है और सेलुलोज है। ये 4 बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान रखने हैं। सेलुलोज आपको एनिमल बॉडी से मिलता है, स्टार्च आपको प्लांट बॉडी से मिलता है। और सेलुलोज क्या करता है, ये इट मेक सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट्स और जो बैक्टीरिया उनकी सेल वॉल भी ये बनाने में काम आता है। ये सेलुलोज इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला भी। तो ये तो हो गई भाई ऑन द बेसिस ऑफ आपका हाइड्रोलिसिस। ये एग्जांपल्स बहुत ही अच्छे से आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, ठीक है भाई। अब आ जाते हैं अपनी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये हम क्या कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को डिफरेंट पैरामीटर के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं। तो इसमें आता है रिड्यूसिंग शुगर, वो शुगर्स जो रिड्यूस कर दे फेलिंग्स और टॉलरेंस रिएजेंट को, तो उनको बोलते हैं भाई रिड्यूसिंग शुगर। इनके पास फ्री CHO ग्रुप जरूर होना चाहिए, CHO ग्रुप जरूर होना चाहिए। अब यार अगर आपने मेरी वो वीडियोस देखी हैं जिसमें मैंने टेस्ट बताया तो आपको पता होगा कि जो टॉलरेंस टेस्ट होता है और फेलिंग टेस्ट होता है वो वही देते हैं जिन पे एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, डेट इज CHO। सिर्फ एल्डिहाइड्स ही पॉजिटिव टेस्ट देते हैं फेलिंग्स और टॉलरेंस रिएजेंट के अंदर। तो जाहिर सी बात है वो कार्बोहाइड्रेट ही रिड्यूसिंग शुगर होंगे जो फेलिंग्स और टॉलरेंस टेस्ट देंगे, और वो कौन देगा, जिन पे CHO ग्रुप होगा। तो माल्टोस, लैक्टोस ऐसे आपके शुगर्स हैं जो कि आपके रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी के अंदर आते हैं, ध्यान रखना भाई। ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर आपके वो जो कि इनको रिड्यूस नहीं करते, एग्जाम्पल सुक्रोस, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है। क्यों नहीं करते, क्योंकि माल्टोस के अंदर, लैक्टोस के अंदर ग्लूकोस होता है, तो ग्लूकोस पे तो CHO होता है, लेकिन सुक्रोस के अंदर आपका फ्रक्टोस होता है और ग्लूकोस होता है, और फ्रक्टोस पे कीटोनिक ग्रुप भी होता है, और कीटोन टॉलरेंस और फेलिंग को रिड्यूस नहीं करता। तो वहाँ से आप सुक्रोस नॉन रिड्यूसिंग है, ध्यान रखना, कई बच्चे इसको रिड्यूसिंग कर देते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप हमें करना है। देखो भाई, वो मोनोसैकेराइड जिन पे एल्डिहाइडिक ग्रुप हो उनको एल्डोस बोलते हैं, जैसे कि आपका डी ग्लूकोज। अब आपको ये स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, 6 कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 6, वो तो आपको पता ही है, C6
H12O6 हमें कंप्लीट करना है, C6, ठीक है। तो कार्बन चाहिए बनाया आपने, आपको सिर्फ 1 2 3 4 जो फोर्थ पोजीशन है ना, फोर्थ पोजीशन है उस पे आपको OH जो है लेफ्ट साइड लगाना है। OH कहाँ लगाओगे? लेफ्ट साइड में लगाओगे, बाकी सब में राइट साइड में लगा है, इसमें भी राइट, इसमें भी राइट, इसमें भी राइट, इसमें लेफ्ट साइड में लगा है, ठीक है। तो आपने देखना है फोर्थ पोजीशन पे आपको OH की पोजीशन चेंज करनी है, बाकी ऊपर CHO और नीचे CH2OH, ये आपका डी ग्लूकोज है। अब ये एल ग्लूकोज कैसे बनाओगे? एल ग्लूकोज में कुछ नहीं है, जो आपका जो पोजीशन है ना सबको मिरर इमेज बना दो इसकी। तो ये क्या होगा, ये H था ये उधर चले जाएगा, ये OH इधर था उधर चले जाएगा, ये H इधर था O उधर चले जाएगा। तो इस तरह से आप मिरर इमेज बना दोगे तो D से L में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छे से आप याद कर लेना। अब देखो वो मोनोसैकेराइड जिन पे कीटोनिक ग्रुप उनको कीटोस बोलते हैं, जैसे कि फ्रक्टोस। फ्रक्टोस का भी सेम ही स्ट्रक्चर रहता है आपका यहाँ पे, लेकिन कीटोनिक ग्रुप आ जाता है, ठीक है। इसको ओपन चेन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। आपको बोलते हैं कि ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाओ तो आप ये बनाओगे, ठीक है। लेकिन आपको बोले उसी ओपन चेन स्ट्रक्चर का मिरर इमेज बनाओ तो आप मिरर इमेज करके ये भी बना दोगे, ठीक है। कीटोन की बोले तो आप ये बना सकते हो। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती है, बट बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब ये देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का C6H12 मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब ये वाला स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, क्योंकि अब ये है कि बार बार ये पूरा बनाओगे, इससे अच्छा एक उनको ना उन्होंने ना एक सिंपल फॉर्म में लिखा, CHO CHOH 4 आएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे CH2OH, ये है आपका एल्डो हेक्सोस। अब यार जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स पेपर में आया हुआ है। ये आपका जो ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज आपका बहुत सी रिएक्शन दिखाता है, ठीक है। तो आपने ये ग्लूकोज सबसे पहले तो बनाना देख लेना है। उसके बाद देखो, अगर मैं इसी ग्लूकोज के अंदर अगर मैंने मेरा वन शॉट देखा हो एल्डिहाइड कीटोन्स का, तो उसमें मैंने ये रिएक्शंस कराई हैं, तो आप देखोगे मतलब एल्डिहाइड्स की रिएक्शन में कवर हो जाती है। जब CHO के अंदर HCN डालते हैं ना, साइनोहाइड्रीन बनता है, ठीक है। साइनोहाइड्रीन क्या होता है, यहाँ से जो डबल बॉन्ड O है ना ये हट जाएगा, इसकी जगह एक CH और एक OH आके लग जाएगा, इसी को साइनोहाइड्रीन बोलते हैं। बाकी ये पूरा सेम है, सिर्फ यही चेंज होगा, डबल बॉन्ड O हटा, एक CN लगा, एक OH लगा, ठीक है। ये कंफर्म करता है कि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि कार्बोनिल ही साइनोहाइड्रीन की रिएक्शन दिखाता है। तो इस रिएक्शन से ये चीज़ कंफर्म हो गई है। हर रिएक्शन कुछ ना कुछ चीज़ें कंफर्म कर रही होंगी। इसके अंदर देखो Br2 पानी डाला तो ये जो है ऑक्सीडाइज हो गया एसिड के अंदर। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट एज एन एल्डिहाइडिक ग्रुप। अब कार्बोनिल ग्रुप आपका कीटोनिक भी हो सकता है और आपका एल्डिहाइडिक भी हो सकता है। जो कीटोनिक ग्रुप और एल्डिहाइडिक ग्रुप दोनों ही क्या करेंगे, साइनोहाइड्रीन बनाएंगे। तो यहाँ से ये कंफर्म हुआ था कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन जब हमने Br2 वाटर डाला तो ये जो है ना एल्डिहाइड वो एसिड में कन्वर्ट होगा। कीटोन नहीं होता है एसिड में कन्वर्ट, सिर्फ एल्डिहाइड होता है। तो एल्डिहाइड में जब हमने Br2 पानी डाला तो वो ऑक्सीडाइज हो गया और यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ठीक है। यहाँ से ये दो चीज़ें कंफर्म हुई। अब आ जाता है तीसरी रिएक्शन NH2OH। ये रिएक्शन भी मैंने आपको उसमें कराई है वन शॉट के अंदर। इसमें भी आपका डबल बॉन्ड O हट जाता है और उसकी जगह NOH आके लग जाता है। ये भी यही कंफर्म करता है कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है ग्लूकोज के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही कार्बोनिल की रिएक्शन है। HNO3 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसने क्या करा, ध्यान से देखो, इसने इसको तो ऑक्सीडाइज करा ही, साथ में जो ये आपका अल्कोहल है ना इसको भी ऑक्सीडाइज कर दिया एसिड में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों को ही इसने क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया एसिड में। यहाँ से ये कंफर्म होता है कि ये जो आपका अल्कोहल प्रेजेंट है वो प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि प्राइमरी ही एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इस वाली HNO3 से ये कंफर्म हुआ कि ये प्राइमरी अल्कोहल है और यही मेजरली कंफर्म हुआ इससे। अब आया था जब आप एसिटिक एनहाइड्राइड इसके अंदर डालते हो तो क्या कंफर्म होता है। तो यार जब हमने एसिटिक एनहाइड्राइड डाला जो कि आपका ये होता है CH3, जब आपने ये डाला तो यहाँ से क्या हुआ, जो आपका ये ग्रुप है ना, कौन सा OH ग्रुप है, उसको रिप्लेस कर दिया OCO CH3 ने, ठीक है।
OCO-CH3 ने रिप्लेस कर दिया इसको। इससे ये कंफर्म हो गया इसके अंदर 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि ये वाला भी रिप्लेस हुआ, मतलब ये जो ग्रुप है ना, हो सकता है ये एल्डिहाइडिक ग्रुप होता, लेकिन इससे ये कंफर्म हुआ क्योंकि OH निकला है यहाँ से कि यहाँ पे 4 OH ये रहे, 1 OH ये रहा, कि इसमें 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है इस स्ट्रक्चर के अंदर। एसिटिक एनहाइड्राइड वाली रिएक्शन से ये चीज़ कंफर्म होती है। तो होप यार आपको अभी तक समझ आ रही हो कि रिएक्शन क्या हो रही है और इससे क्या क्या चीज़ें कंफर्म हो रही है। अब लास्ट, जब इसके अंदर हमने HI डाला और हीट करा तो ये ना एक चेन मिक्स, जो सिंपल चेन होती है ना, उसमें कन्वर्ट हो गया। यहाँ से ये कंफर्म होता है कि दिस रिएक्शन सजेस्ट दैट ऑल 6 कार्बन अटैच्ड आर लिंक्ड इन अ स्टेट चेन, कि ये जो 6 कार्बन अटैच्ड है एक दूसरे से, ये एक जो है स्टेट चेन के अंदर है, कोई ब्रांच चेन इसके अंदर नहीं है, क्योंकि जब मैं HI डाल रहे तो ये स्टेट चेन में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये 5 रिएक्शन है, आपको अच्छे से याद करनी है और ये क्या कंफर्म कर रहे हैं, ये चीज़ें भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना, मल्टीपल टाइम पेपर में पूछा गया है। अब यार कुछ चीज़ें हैं जो ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया, ओपन चेन स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको, उस स्ट्रक्चर से ना कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल की कुछ चीज़ें नहीं एक्सप्लेन कर पाए, वो हम देखेंगे अब, ठीक है। द प्रीवियस 5 रिएक्शन एक्सप्लेन बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, द 2 रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय इट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर, कोई 2 ऐसी रिएक्शन जो डी ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया। सबसे पहला, डी ग्लूकोज डजंट गिव 2,4 DNP टेस्ट एंड शिफ्ट टेस्ट बिकॉज इट इज साइक्लिक फॉर्म डज नॉट कंटेन एनी फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप। यार जो आपका शिफ्ट टेस्ट और 2,4 DNP टेस्ट होते हैं, एल्डिहाइडिक ग्रुप तो देते हैं, बट इसके जो ग्लूकोज के जो स्ट्रक्चर उसने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो साइक्लिक फॉर्म में उसमें आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं होता है। दूसरा, डी ग्लूकोज जो है उसने ये सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट भी नहीं दिया, जो कि आपका एल्डिहाइड्स देते हैं। तीसरा, द पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज डजंट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सी अमीन इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। कह रहा है कि ये वाला आप देखो, ये वाला जब हमने रिएक्शन कराई ना, इसने इसके साथ रिएक्शन नहीं करी एसिटिक एनहाइड्राइड ने, तो कह रहा है ये एब्सेंस दिखा रहा है फ्री CHO ग्रुप की। डी ग्लूकोज शो द फिनोमेना ऑफ म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन होता है कि यार जब आप किसी कंपाउंड को किसके अंदर डालते हो, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालते हो, तो वो अपनी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज करता रहता है। तो ये पॉइंट कह रहा है कि डी ग्लूकोज जो है म्यूटा रोटेशन शो करता है, बट उसका जो ये वाला स्ट्रक्चर है वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये ड्रॉबैक्स है, इनमें से 3 लिख सकते हो आप, 4 याद रह जाए तो और बढ़िया है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। अब आ जाता है यार एनोमर, ठीक है। एनोमर्स क्या होते हैं? एनोमर्स और पायरोन स्ट्रक्चर देखेंगे हम ग्लूकोज का। तो ये एनोमर्स क्या होते हैं? वो आपके पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स है जिसमें सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, किसकी? हाइड्रोक्सिल ग्रुप की। कौन सी पोजीशन पे? C1 पे। कह रहा है वो आपके स्टीरियो आइसोमर जिनमें C1 पे OH की पोजीशन चेंज होगी, वो आपके एनोमर्स होते हैं। ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से ध्यान रखना। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे लिया अल्फा डी ग्लूकोज, यहाँ पे लिया बीटा डी ग्लूकोज। C1 पोजीशन है ये वाली, इसमें देखो OH कहाँ पे? राइट में। इसमें देखो लेफ्ट में। बाकी सब चीज़ सेम है, बाकी सब चीज़ क्या है? सेम है। C1 पे पोजीशन चेंज है, जब C1 पे पोजीशन चेंज हो तो क्या बोलेंगे उसको? एनोमर्स। इन अल्फा डी ग्लूकोज OH ग्रुप वही लिखा है जो मैंने आपको बताया। अब आते हैं पायरनो स्ट्रक्चर पे, जिसको हावर्ड स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत बार पेपर में आया हुआ है। तो यार कुछ नहीं है, पायरनो स्ट्रक्चर क्या होता है? 6 मेंबर साइक्लिक, मतलब जो ग्लूकोज का भी हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर पढ़ा ना, अब हम उसी का साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर में आपका क्या होगा, और इसको पायरनो स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यार पायरोन जो होता है ना, पायरान, उससे थोड़ा बहुत ये सिमिलर दिखता है, इसलिए इसको पायरनो स्ट्रक्चर बोला गया है। 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर को ग्लूकोज के हम पायरनो स्ट्रक्चर बोलते हैं। होता कैसा है? देखो भाई, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है। आप क्या करो, एक 6 मेंबर रिंग बना लो जिसमें एक OH हो यहाँ पे, ठीक है। ये आपने बना ली, 1 मिनट, हम ऐसे बनाते हैं, एक OH हो यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट पोजीशन पे H है ना, उसको ऊपर रखो, ठीक है, और OH को नीचे रखो। सब में ही मतलब OH नीचे H ऊपर, लेकिन इस वाली पोजीशन में क्या होगा? आपका OH ऊपर H नीचे। क्यों? क्योंकि यार यहाँ पे ऊपर में CH2OH आता है, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं OH रखूँगा तो स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे H आता है। इसलिए मतलब OH इसलिए यहाँ पे रखा गया है क्योंकि वहाँ पे H आता है, बाकी में सेम HOH।
तो यार ये बहुत ही अच्छे से आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, आपसे पूछ लिया जाता है हावर्ड स्ट्रक्चर बनाओ ग्लूकोज का, ठीक है, या फिर पायरनो स्ट्रक्चर बनाओ, तो ये बहुत ही अच्छे से आपको आना चाहिए। चलो भाई, अब यार अगर मैं फर्स्ट पोजीशन पे, ध्यान से देखना ये वाली बात, फर्स्ट पोजीशन पे आप देखोगे H ऊपर है, OH नीचे है, लेकिन अगर मैं OH ऊपर कर दूं, H नीचे कर दूं, बाकी सब चीज़ सेम रखूं, तो यही आपका बीटा डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर हो जाएगा, बीटा डी ग्लूकोपायरनोस। ध्यान से अच्छे से ध्यान रखना, फर्स्ट पोजीशन पे चेंज करा, बाकी सब चीज़ आपकी क्या है, इंटैक्ट है। तो ये तो हो गया भाई ग्लूकोज का पायरनोस स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, और या फिर आपका हावर्ड स्ट्रक्चर। अब आ जाए फ्रेनेस स्ट्रक्चर पे। जो फ्रेनेस स्ट्रक्चर होता है आपका, ये भी सेम टू सेम होता है, बस इसमें 5 मेंबर साइक्लिक रिंग होती है, और इसको ये फ्रक्टोस है इसलिए इसको फ्रेनेस स्ट्रक्चर बोला जाता है, क्योंकि ये जो फुरान के साथ जो है एनालॉग करता है, इसलिए, क्योंकि फुरान 5 मेंबर रिंग होती है और ये 6 मेंबर रिंग होती है, और जो आपका फ्रक्टोस होता है वो भी 5 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर ही बनाता है। इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसमें क्या करोगे आप, ये देखो CH2OH है, OH है, OH को हमेशा डायगोनल ही रखना है, ये यहाँ पे, तो ये यहाँ इसका डायगोनल पे, ठीक है, डायगोनल पे OH, ये यहाँ पे तो OH इसके डायगोनल पे, ये यहाँ पे तो OH इसके डायगोनल पे, तो OH हमारे डायगोनल पे ही रहेंगे। यहाँ पे नीचे है तो यहाँ पे ऊपर, यहाँ ऊपर है तो यहाँ पे नीचे, यहाँ पे नीचे है तो यहाँ पे आपका क्या है, ऊपर है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बना लोगे डायगोनल पे, मतलब ये याद करने की है यार, इसको हम समझा तो सकते नहीं, स्ट्रक्चर को कैसे समझाएंगे, तो ये आपको याद ही करना है, बट ये है कि डायगोनल पे रखते हुए ध्यान रखना है इसको, ठीक है। ये यहाँ पे OH नीचे है, अगर ऊपर कर दोगे तो यही आपका बीटा स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका। तो ये तैयार पायरनोस और फ्रेनेस स्ट्रक्चर, होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पेपर में आए हुए हैं। कह रहा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ D एंड प्लस इन द अल्फा। कह रहा है यहाँ पे जो हमने D और प्लस यूज करा है इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो क्या सिग्निफिकेंस है भाई, यहाँ पे D जो ग्लूकोज है, एक मिनट हम कलर चेंज कर देते हैं, बढ़िया सा रेड कर देते हैं। जो D है वो कॉन्फ़िगरेशन बताता है OH की, कि जो OH है C5 पे राइट में है। आप यहाँ पे देखोगे जो OH है वो आपका जो C5 पे है वो राइट में है, 5th पोजीशन आपकी ये रही, ठीक है, वो राइट में है, ठीक है। और जो आपका प्लस साइन है वो इंडिकेट करता है कि जो आइसोमर है वो डेक्स्ट्रो है। कहीं ये मत समझना ना कि D डेक्स्ट्रो को समझा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। D बता रहा है कि OH की पोजीशन जो है राइट में है, और जो आपका प्लस साइन बता रहा है वो बता रहा है कि आइसोमर जो है डेक्स्ट्रो रोटेट है। मतलब आपको लग रहा होगा कि D डेक्स्ट्रो को बता रहा है, नहीं, प्लस बता रहा है डेक्स्ट्रो को, आपकी सोच से उल्टा, ध्यान रखना। सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट इज इनवर्ट शुगर। इनवर्ट शुगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। कुछ नहीं होता, जो आपका सुक्रोस है ना उसका हाइड्रोलिसिस कर दो, जैसे हमने करा था ना कि हाइड्रोलिसिस वाला जो स्टार्टिंग में बताया था, उसको ग्लूकोज से फ्रक्टोज मिलता है, इसको हाइड्रोलिसिस करो आपको ये यूनिट मिल जाएगी। तो इक्विवोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ऑब्टेन बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इन प्रेजेंस ऑफ एसिड इज कॉल्ड इनवर्ट शुगर। बहुत ही सिंपल। अब आता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, क्वेश्चन के थ्रू आपको बताता चल रहा हूँ कि यार कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो किससे बनते हैं, ग्लूकोज की यूनिट से मिलते हैं। काफ़ी ग्लूकोज की बेसिक यूनिट को जोड़ोगे तो आपका कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। बट यार वो दो जो ग्लूकोज एक दूसरे से कौन से लिंकेज से जुड़े होते हैं, ये कौन सा लिंकेज होता है, और कौन सी पोजीशन से ये ग्लूकोज आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो पोजीशन और जो लिंकेज है अब हम उसको पढ़ेंगे। तो यार ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है, वो लिंकेज जो दो मोनोसैकेराइड्स को जोड़े, किसके लिंक के थ्रू, ऑक्साइड के थ्रू जोड़े, उसको बोलते हैं हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कौन से कार्बन के बीच में होता है, तो C1 एक ग्लूकोज की यूनिट का C1 होना चाहिए, और जो दूसरी ग्लूकोज की यूनिट है उसका C4, मतलब C1 एक ग्लूकोज की यूनिट और C4 जो दूसरी ग्लूकोज की यूनिट है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं। यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, और एक दूसरे से किस से जुड़ते हैं, ऑक्सीजन से। तो ये हो गया COC, ये होता है आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एक ग्लूकोज का C1 दूसरे ग्लूकोज का C4 ऑक्साइड लिंकेज से जुड़े होते हैं, उसको बोलते हैं हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। अब यार हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स है यहाँ पे खत्म होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और इसी से मेजरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है भाई प्रोटीन्स। प्रोटीन्स होते क्या है,
तो यार जो प्रोटीन्स है ना वो कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स है। नाइट्रोजीनियस का मतलब यार ये होता है इसमें नाइट्रोजन होगा इस कंपाउंड के अंदर, और नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब कार्बन भी होगा और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग होगी प्रोटीन्स के बीच में होती है, और ये हमारी बॉडी की मेंटेनेंस और ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रोटीन्स आर द कॉम्प्लेक्स पॉलीअमाइड्स फॉर्म फ्रॉम अमीनो एसिड। अब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे अमीनो एसिड क्या होता है और पॉलीअमाइड्स क्या होते हैं। तो यार अमीनो एसिड क्या होता है, क्योंकि प्रोटीन्स का जो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और इसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो आपकी अल्फा अमीनो एसिड ही होती है। बेसिक यूनिट इसकी होती है अल्फा अमीनो एसिड। तो अब हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो बेसिक यूनिट होती है प्रोटीन की उस पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले अमीनो एसिड क्या होता है। अमीनो एसिड यार वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COH ग्रुप भी हो और अमीनो ग्रुप भी हो। अमीनो ग्रुप होता है आपका NH2, ठीक है, जिसमें आपका एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप दोनों हो, जो आपकी COH और NH2 है, तो उसको हम बोलते हैं अमीनो एसिड। अब अल्फा अमीनो एसिड क्या है भाई। अल्फा अमीनो एसिड वो एसिड है जिसमें एक ही कार्बन पे NH2 लगाओ और इसी कार्बन पे COOH लगाओ, तो इसको हम बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड, और इसी की मल्टीपल यूनिट से बनता है प्रोटीन। अब हम जैसे कि हमने वहाँ पे क्लासिफिकेशन करी थी कार्बोहाइड्रेट्स की, यहाँ पे भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। तो यार सबसे पहले है टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, ठीक है। तो जब एसिडिक अमीनो एसिड वो होंगे जिसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वो ज़्यादा होगा अमीनो ग्रुप से, मतलब कि यार आपको बता दिया मैंने कि वो आपका अमीनो एसिड होता है जिसमें COH और NH2 दोनों प्रेजेंट हो, लेकिन इनकी मात्रा जो है, इनका जो क्वांटिटी है वो कम ज़्यादा भी तो हो सकती है। तो अगर COH जो है वो ज़्यादा है NH2 से तो वो एसिडिक अमीनो एसिड है। जैसे कि एग्जाम्पल में आता है आपका एस्पार्टिक एसिड, नाम में ही एसिड है तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा आपका एसिडिक अमीनो होगा, ठीक है। बेसिक अमीनो एसिड वो जिसमें NH2 ग्रुप ज़्यादा हो कंपैरिजन टू COH ग्रुप। अगर अब दूसरा आपका बेसिक अमीनो एसिड, सिंपल, जो आपका दूसरा आपका बेसिक अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड जिसमें NH2 ग्रुप ज़्यादा हो, किससे, आपके COH ग्रुप से, तो वो आपके जो एसिड्स होंगे वो होंगे आपके बेसिक अमीनो एसिड्स। अब इनके एग्जाम्पल कई बार पूछ ले जाते हैं कि बेसिक अमीनो एसिड के एग्जाम्पल बताओ, तो लिसिन, हिस्टिडीन और आपका अर्जिनिन होता है। तो लिसिन, हिस्टिडाइन और आपका अर्जिनाइन होता है, पर आपको याद करा देते हैं। बेली लाइक हिज आर्ट, बेली मतलब कि बेसिक अमीनो एसिड, इससे भी याद रख सकते हो लिसाइन और इससे भी याद रख सकते हो। तो LY लिसाइन, हिज से हिस्टिडीन और आर्ट से अर्जिनाइन। तो यहाँ से आपको याद रखना है, आपको याद रहेंगे लिसिन, हिस्टिडीन और अर्जिनिन आपके बेसिक अमीनो एसिड है। न्यूट्रल यार जिसमें अगर COH ग्रुप और NH2 ग्रुप सेम अमाउंट में, सेम नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं, तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड। एग्जाम्पल में ग्लीसिन और वेलिन। देखो डेफिनेशन आप ऑब्वियसली बना लोगे खुद की तरफ से, ईजी है, बट आपको एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना है, एग्जाम्पल में लगाना दम अपना। ग्लाइसिन, वेलिन, लिसिन, हिस्टिडीन और आपका अर्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड, इस टाइप। अब आती है दूसरी क्लासिफिकेशन जो कि आपके असेंशियल और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स के बेसिस पे है। देखो वही वो अमीनो एसिड जो कि हमारी बॉडी में खुद ब खुद नहीं सिंथेसाइज होते, हमें डाइट से लेने पड़ते हैं, वो आपके होते हैं असेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। वो अमीनो एसिड कैनॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी, मस्ट ऑब्टेन फ्रॉम द डाइट। एग्जाम्पल वेलिन, ल्यूसीन, ठीक है। नॉन असेंशियल जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी होते हैं, उन्हें हमें सिंथेसाइज, ऑलरेडी सिंथेसाइज हो जाते हैं, हमें डाइट से नहीं लेने पड़ते, ठीक है। तो वो होते हैं आपके एलेनाइन, ग्लूटामिक एसिड, ये आपके खुद ब खुद सिंथेसाइज होते हैं हमारी बॉडी में। अब आ जाते हैं भाई टाइप्स ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन द शेप। शेप के बेसिस पे अभी हमने देखा एसिड और बेसिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे, फिर हमने देखा यार ऑन द बेसिस ऑफ कि आपका असेंशियल, नॉन असेंशियल, फिर हम अब देख रहे हैं शेप के बेसिस पे। शेप के बेसिस पे दो होते हैं भाई, फिब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन। फिब्रस होते हैं थ्रेड लाइक प्रोटीन्स होते हैं, बिल्कुल मतलब इस टाइप, और ग्लोबुलर होते हैं गोल टाइप, स्फेरिकल शेप में होते हैं। तो ये दो जो हम आगे क्वेश्चन के थ्रू पढ़ने वाले हैं। अभी इतना याद रखो कि ये थ्रेड लाइक होता है और ये आपका ग्लोबुलर स्फेरिकल शेप में होता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन्स। अब जो स्ट्रक्चर एंड शेप है प्रोटीन्स की, उनको ना 4 स्टेप में देखा जाता है, एक स्टेप में नहीं देखा जाता, 4 स्टेप्स होते हैं। तो हम चारों स्ट्रक्चर देखेंगे प्रोटीन्स के, और हर किसी के अंदर अपनी खासियत है, उसको भी हम पढ़ेंगे। मल्टीपल टाइम्स पेपर में आया हुआ है तो ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी यार वो मतलब कि सीक्वेंस क्या है, अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं भाई, ठीक है।
तो उन अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या है कि कौन पहले लग रहा है कौन बाद में लग रहा है, उस सीक्वेंस को अमीनो एसिड के प्रोटीन्स के अंदर जो सीक्वेंस है अमीनो एसिड का, उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। द सीक्वेंस इन विच वेरियस अमीनो एसिड आर अरेंज इन प्रोटीन इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर, लाइक दिस, ये देखो इस टाइप। अब आ जाते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब वो जो सीक्वेंस तो हमने बना ली, अब ये देखना है कि वो किस शेप में प्रेजेंट है। इट रेफर टू द शेप इन विच अ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन, किस शेप में, ये तो सिर्फ अरेंजमेंट दिखाया है यहाँ पे कि ये बाद में है, ये वाला अमीनो एसिड पहले है, ये बाद में, लेकिन वो किस शेप में प्रेजेंट है वो बताएगा आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे दो टाइप्स की स्ट्रक्चर होती हैं, एक होती है अल्फा हेलिक्स और एक बीटा प्लेटेड। एक आपकी होती है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होती है और एक आपकी होती है बीटा प्लेट्स में जो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो दो टाइप की स्ट्रक्चर है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड। जो अल्फा हेलिक्स है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू बनती है, ठीक है, एक दूसरे से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ी होती है। और जो बीटा प्लेटेड होती है वो साइड बाय साइड एक दूसरे से जो होती है, कैसे होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। ये इंटर करते हैं, ये इंट्रा करते हैं। तो पूछ लिया जाता है कि कौन से दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं और उनके बीच में क्या बॉन्डिंग होती है। अब आ जाते हैं वही टर्शरी स्ट्रक्चर पे। हमें ये पता चल गया कि किस सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, हमें ये पता चल गया कि किस शेप में प्रेजेंट होते हैं। अब हमें देखना है कि ओवरऑल उनके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो किस फोर्स से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या फिर ओवरऑल उनका शेप है क्या। यहाँ पे तो हमें ये पता चला ना कि हाँ वो किस टाइप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी शेप क्या है। यहाँ तो पता चल गया स्ट्रक्चर ये है भाई, शेप क्या है। तो शेप हमने ऊपर जो हम पढ़ रहे थे ना यहाँ पे ग्लोबुलर और फिब्रस प्रोटीन, उनका काम आएगा यहाँ पे। इट रिप्रेजेंट ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन या फिर फर्दर फोल्डिंग ऑफ टू स्ट्रक्चर। मतलब कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसकी जो फर्दर फोल्डिंग है ना वो आपकी टर्शरी स्ट्रक्चर से बताई जाती है। और इससे हमारी दो मेजर शेप निकल के आई थी, डेट इज ग्लोबुलर प्रोटीन और फिब्रस प्रोटीन। समझ पा रहे हो, ये 2 डिग्री की ही फर्दर फोल्डिंग है, ठीक है। और इससे ओवरऑल शेप का पता चलता है प्रोटीन्स के, जो हमें पता चली कि ग्लोबुलर और फिब्रस प्रोटीन होते हैं। अच्छा, मेन फोर्सेस कौन से होते हैं जो इनको स्टेबलाइज करके रखते हैं। तो 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को स्टेबलाइज करने वाले आपके जो बॉन्ड्स होते हैं वो तो एक तो था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑलरेडी बताया हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डाइसल्फाइड लिंकेज है, वंडरवाल फोर्सेज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो ये 4 फोर्सेज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने, ये भी पूछे जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड लिंकेज, वंडरवाल फोर्सेज और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज। जो बच्चे MCQ या कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे इसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है, इसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है, कौन कौन से फोर्सेज होते हैं या कौन से फोर्सेज नहीं होते हैं इनमें, वो भी पूछ लिया जाता है। जैसे इसमें आपसे बोल देंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग है कि नहीं है, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग भी नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें आपसे पूछ ली जा सकती है। अब आता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हमने 3 पढ़ लिया, हमने शेप पढ़ ली, हमें सब पता चल गया। लेकिन स्पेस के अंदर जो अरेंजमेंट होने वाला है प्रोटीन्स का, कि भाई किस स्पेस के अंदर किस अरेंजमेंट में है, तो स्पेशियल अरेंजमेंट आपका जो बताएगा वो बताएगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। मतलब कि मान लेते हैं ये आपका जो है ओवरऑल प्रोटीन है, तो वो तो यही था, ठीक है। अब ऐसे ही एक प्रोटीन थोड़ी होगा हमारी बॉडी में, मल्टीपल प्रोटीन्स होते हैं। तो 2 से ज़्यादा प्रोटीन या 2 प्रोटीन एक दूसरे से कैसे स्पेस में जुड़े हुए होंगे वो आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बताता है। स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज कॉल्ड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो सिंपली अब हम समराइज कर लेते हैं। प्राइमरी हमारा क्या बता रहा था भाई, सीक्वेंस बता रहा था। सेकेंडरी हमारा बता रहा था कि किस शेप में, एक आपका बीटा प्लेटेड और हेलिकल शेप में है। तीसरा बता रहा था फर्दर फोल्डिंग, इसकी फर्दर फोल्डिंग को समझा रहा था टर्शरी स्ट्रक्चर। इसमें हमने देखा कि 4 फोर्सेज हमारे होते हैं। फिर अगर ऐसे एक प्रोटीन नहीं होता, बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, तो एक दूसरे से किस अरेंजमेंट में जो जुड़े हुए होंगे स्पेस में, तो वो आपका बताता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो हमने अच्छे से कर लिया यार शेप और टाइप्स ऑफ प्रोटीन। अब आ जाते हैं हम ज़्विटर-आयन पे, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। ज़्विटर-आयन क्या होता है, आपने पहले भी अगर पढ़ा हुआ हो तो इसमें कुछ नहीं होता है यार, ये आपका ज़्विटर-आयन है, कंपाउंड है। अगर आपका जो NH2 है जो कि बेसिक होता है और बेस एक्सेप्ट करते हैं प्रोटॉन को, तो अगर वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो आपका एसिड है वो एक हाइड्रोजन लॉस कर दे या फिर आप प्रोटॉन लूज कर दे, क्योंकि एसिड तो लूज करते हैं।
तो अगर ये लूज कर दे, ये एक्सेप्ट कर ले, तो इन पे क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, लेकिन फिर भी चार्ज तो है ना ये, तो दो है चार्ज, तो इसको बोलेंगे डाईपोल्स। ठीक है, तो डाईपोल्स हैं और ये न्यूट्रल भी है। सेम बात जो मैंने आपको समझाई अब यहाँ पे लिखी हुई है। एक्वस सॉल्यूशन में कार्बोनिल ग्रुप अपना हाइड्रोजन लूज कर देता है, अमीनो ग्रुप जो है एक्सेप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से दो पोल्स बन जाते हैं और इसी को ज्वेटर आयन बोलते हैं। और सेम बात जो मैंने बताई कि ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रल कर दे रहे हैं, बट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो है ही, इसी वजह से इसको डाईपोलर आयन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, बना के आओगे, आपसे ज्वेटर आयन पूछा जाता है तो न्यूट्रल चार्ज बोले या डाईपोलर आयन बोले या ज्वेटर आयन बोले, समझ जाना यही बात हो रही है। अब यार जो आपके अमीनो एसिड है ना, अगर उनको एक्वस सॉल्यूशन में डाले तो एम्फोटेरिक करेक्टर शो करते हैं, तो पूछ लिया जाता है क्यों। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ज्वेटर आयन अमीनो एसिड बिहेव लाइक अ सॉल्ट रादर देन सिंपल अमीनो एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। कह रहा है कि जब हम उसको पानी में डाल देते हैं ना, तो वो ज्वेटर आयन बन जाता है और वो सॉल्ट की तरह काम करता है रादर देन सिंपल अमीन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि सॉल्ट पे पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। जैसे NaOH है, सॉल्ट है, ये OH नेगेटिव है, Na पॉजिटिव है, तो इस तरह ये सॉल्ट की तरह काम करता है, जो कि आपका एक्सेप्ट भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोटीन्स के, जैसे हमने वहाँ पे डिस्कस करे ग्लूकोज के, कार्बोहाइड्रेट्स के, अब यहाँ पे प्रोटीन्स के। तो सबसे पहले पेप्टाइड लिंकेज, जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कि भाई दो ग्लूकोज की जो यूनिट है वो किस से जुड़ी होती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। तो यहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, दो अल्फा अमीनो एसिड की जो यूनिट है वो एक दूसरे से किस के बॉन्ड के थ्रू जुड़ी हुई है, किस लिंकेज के थ्रू जुड़ी हुई है, तो वो लिंकेज जो है वो है भाई पेप्टाइड लिंकेज, और ये होता है CONH लिंकेज भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, CONH लिंकेज, CONH लिंकेज, या आप कह सकते हो यहाँ पे C डबल बॉन्ड N, CN के बीच में बॉन्ड होता है यहाँ पे। ठीक है, तो लिंकेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, जो मैंने आपको बताया। पेप्टाइड लिंकेज इज अमाइड फॉर्म्ड बिटवीन COH ग्रुप और NH2 ग्रुप के बीच में ये बनता है, जो कि CONH से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसी को ही पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं, सिंपल बात। अब आता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन या फिर डीनेचर प्रोटीन, मतलब यार नाम से ही क्लियर हो रहा है कि उनका जो नेचुरल प्रॉपर्टीज है वो लूज हो चुकी होगी बाय चेंजिंग द pH टेम्परेचर और एडिंग सम सॉल्ट ड्यू टू द डिसरप्शन, जो कि आपका डिस्टर्बेंस होता है ऑफ नेटिव प्रोटीन स्ट्रक्चर। कह रहे हैं नेटिव प्रोटीन को अगर हम हीट करें, pH चेंज करें, उसमें सॉल्ट डालें, तो वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज कर देता है। इसी प्रोसेस को डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बोला जाता है। अब ड्यूरिंग डीनेचुरेशन के दौरान 2 डिग्री स्ट्रक्चर और 3 डिग्री स्ट्रक्चर जो प्रोटीन के वो तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट रहता है, मतलब सेम रहता है। तो ध्यान रखना डीनेचुरेशन के दौरान 2 डिग्री और 3 डिग्री तो खत्म है, 1 डिग्री सेम रहता है। एग्जाम्पल देख लो, बॉइलिंग ऑफ एग और कर्डिंग ऑफ मिल्क, मतलब कि आपका दूध का दही में कन्वर्ट होना और एग को बॉईल करते हो जब आप, तो वहाँ पे जो है यही होता है, वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को लूज कर देते हैं, विच इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मिल्क। ये होता किस लिए भाई, कर्डिंग ऑफ मिल्क, इसकी वजह से होता है। अब यार हमने प्रॉपर प्रोटीन्स डिस्कस कर लिया, उसके क्वेश्चन भी कर लिए, होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है भाई, जो मैंने आपको कहा था कि बाद में बताऊंगा फिब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में। तो फिब्रस प्रोटीन आपका लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमर का प्रोडक्ट है, जबकि आपका क्रॉस लिंक पॉलीमर का प्रोडक्ट है। ये पानी में सॉल्युबल नहीं है, जो फिब्रस है वो पानी में सॉल्युबल नहीं है, जबकि आपका जो ग्लोबुलर है जो कि आपका स्फेरिकल शेप में होता है वो पानी में सॉल्युबल है। इसमें जो है इंट्रामोलिकुलर जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रांग होती है फिब्रस के अंदर, ठीक है, और जो आपका ग्लोबुलर है उसके अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वीक होती है। एग्जाम्पल भाई फिब्रस से ही क्या आ रहा है, फिब्रोइन, कैराटीन, मायोसिन, और ग्लोबुलर से आपको याद रखना है कि भाई आपका हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, अल्बुमिन, ये सब आपके इसके एग्जाम्पल्स तो यार बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना। आपसे पूछ सकते हैं कि ग्लोबुलर प्रोटीन के क्या एग्जाम्पल्स हैं, एमसीक्यूज में भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि इन दोनों में से कौन सा सॉल्युबल है, सॉल्युबल नहीं है, कौन सा वीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में स्ट्रॉन्ग है, यही सब क्वेश्चन आते हैं। कौन सा आपका क्रॉस लिंक पॉलीमर का प्रोडक्ट है, कौन सा लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमर का प्रोडक्ट है, तो छोटी छोटी चीज़ें सब इंपॉर्टेंट है यार। अब ये आता है एमिलोस और एमिलोपैक्टिन, और ये इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, और ये डिफरेंशिएट्स मैंने सारे एक जगह लिखे हैं। अब ये एमिलोस और एमिलोपैक्टिन है क्या यार, ये ना आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना उसका पार्ट होता है,
जिसमें हमने स्टार्च पढ़ा था ना, स्टार्च का जो स्ट्रक्चर होता है उसी में ही आपका एमिलोज और एमिलोपेक्टिन होते हैं। तो एमिलोज क्या है, केमिकली इट इज स्ट्रेट चेन पॉलीमर होते हैं, और ये आपके जो है ब्रांच चेन पॉलीमर होते हैं एमिलोपेक्टिन। ये वाटर के अंदर सॉल्युबल है और ये इनसॉल्युबल है। एमिलोपेक्टिन जो बड़ा है नेम में वो आपका इनसॉल्युबल है। इसमें 15 से 20% आपका स्टार्च होता है और इसके अंदर आपका 80 से 85% स्टार्च होता है। अब आपका पूछ लेते हैं कई बार पेप्टाइड लिंकेज और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सिंपल है, ये अमीनो एसिड के बीच में होता है, ये दो मोनोसैकेराइड्स के बीच में होता है। इसमें जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं CONH से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं COC से। इसमें जो लिंकेज होता है कार्बन और नाइट्रोजन का होता है। इसमें क्या होता है, दो कार्बन ऑक्सीजन के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। ये पॉलीपेप्टाइड से बनता है और ये आपका पॉलीसैकेराइड से बनता है। तो ये जो इसके आपके डिफरेंशिएट्स हैं ये बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान रखना, पेपर में आए हुए हैं। तो यार यहाँ पे आपका प्रोटीन्स खत्म हो जाता है। अब थर्ड इंपॉर्टेंट आपका जो टॉपिक है वो है भाई विटामिन। बहुत ही छोटा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में बहुत ही स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं फॉर हेल्दी ग्रोथ के लिए, कम अमाउंट में रिक्वायर्ड रहते हैं। अब इसमें जो विटामिन है दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले भाई फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो होते हैं भाई डीक, DEAK, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है भाई, ये फैट के अंदर और ऑयल के अंदर तो क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे, बट हमारे पानी के अंदर ये सभी इनसॉल्युबल होंगे। ट्रिक आपकी डीक है। ठीक है, अब ये जो आपके फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ना, दे आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी, कांट बी एक्सक्रीटेड। मतलब कि यार ये वाटर में सॉल्युबल ही नहीं होते हैं, तो ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होंगे ही नहीं। ये हमारी बॉडी स्टोर करती है इन विटामिन को। ये आपके 4 विटामिन है। अब लेकिन जो वाटर सॉल्युबल होंगे तो वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे और उनको हमारी बॉडी जो है एक्सक्रीट आउट कर देती है। तो ऐसे जो होते हैं वो एग्जांपल है भाई BC। विटामिन बी कई टाइप्स के होते हैं, B1, B6, B12, B2, इस तरह के जो विटामिन है आपके। और विटामिन C ये आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो अब हमने टाइप्स पढ़ लिया, ये देख लिया कि कौन हमारी बॉडी में रहते हैं, कौन एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो अब देख लेते हैं नेम ऑफ विटामिन, उसका क्या सोर्स है और उसकी कमी से हमें क्या डिजीज हो सकती है। तो सबसे पहले विटामिन ए। अगर विटामिन ए के जो सोर्सेज हैं वो है फिश ऑयल और कैरेट्स। और अगर हमको आपके पास विटामिन ए की कमी है आपकी बॉडी में तो आपको रात में धुंधला दिख सकता है और जीरोथैलेमिया जैसी डिजीज आपको हो सकती है। विटामिन B1 जिसको थायमीन भी बोलते हैं, कॉमन नेम भी ध्यान रखना। यीस्ट, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स से आपको ये विटामिन मिलता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी है आपकी बॉडी में तो एनीमिया, बेरी जैसी डिजीज आपको हो सकती है। तीसरा आता है विटामिन B2 जिसको रिबोफ्लेविन भी बोलते हैं, जो कि आपका मिल्क, वाइट एग और लिवर्स में प्रेजेंट होता है। इसकी डेफिशिएंसी से आपको चिलोसिस, बर्निंग स्किन जो होती है आपकी वो इसकी कमी की वजह से होती है। फिर आता है आपका विटामिन B6, ये भी आपका यीस्ट, मिल्क, एग, यॉक इन सब में प्रेजेंट होता है। इसकी कमी से आपको कन्वर्जन जैसी डिजीज हो सकती है। विटामिन B12 जो कि आपका नॉन वेज प्रोडक्ट्स में ज़्यादा होता है, मीट, फिश, एग, इसकी कमी से आपको पर्नीशियस एनीमिया जैसी डिजीज हो सकती है। फिर लास्ट में आता है आपका विटामिन C जो कि आपके खट्टे फ्रूट्स में होता है, जैसे कि आपका नींबू, संतरे, इन सब में होता है। एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। इसकी कमी से आपको स्कर्वी जैसी डिजीज हो सकती है, जो आपकी ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं ना, वो इसकी कमी से होते हैं। तो ये था आपका भाई विटामिन, छोटा सा पार्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। अब जैसे विटामिन डी रह गया। विटामिन डी एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, मतलब सनलाइट में बोलते हैं ना कि विटामिन डी ले रहे हैं सनलाइट में, तो यहाँ पे सोर्स है विटामिन डी का। अगर आपका यहाँ पे विटामिन डी की कमी है तो आपको रिकेट्स जैसी डिजीज हो सकती है, जो कि आपका बोन्स की नाजुक हो जाती है ना बोन्स, वो उसमें होता है। और ऑस्टियोमेलेसिया जैसी डिजीज भी आपको हो सकती है। विटामिन ई आपका सोर्स है वेजिटेबल ऑयल से मिलता है भाई विटामिन ई, और इसकी कमी से आपकी जो मसल्स हैं वो वीक पड़ सकते हैं। विटामिन के जो कि आपको ग्रीन वेजिटेबल से मिलते हैं, ग्रीन लीफी वेजीज से मिलते हैं, इसकी कमी से आपको जो ब्लड क्लोटिंग है टाइम वो इंक्रीज हो जाता है इसकी कमी से। तो यार ये सभी विटामिन अपनी बॉडी में आपको रेगुलरली देखना है कि यार कोई से विटामिन की कमी ना हो जाए, वरना आप इस टाइप की डिजीज से सफ़र कर सकते हो। ना करो, इसलिए ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। एक और एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होता है आपका विटामिन C, इसको एंटीऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, तो ध्यान रखना यार, कई बार पूछ लिया जाता है इस नेम से। अब यार विटामिन और हॉर्मोन्स से में क्या फ़र्क होता है। तो यार हॉर्मोन जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं ना वो सिक्रीट करते हैं, जबकि विटामिन जो है हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, हमें बाहर से देने पड़ते हैं। जो हमारे हॉर्मोन्स है वो हमारे साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज को इंड्यूस करते हैं, जबकि आपके जो विटामिन है ना ये हमारे नॉर्मल ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो।
अब एक वर्ड आता है एंजाइम। अब एंजाइम आपको बॉडी के अकॉर्डिंग बताना है, बायो एंजाइम भी पूछ सकते हैं आपसे इसकी जगह। तो एंजाइम कुछ नहीं यार, प्रोटीन होते हैं जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है ना, उसकी जो स्पीड है उसको इंक्रीज करने में आपके जो एंजाइम्स हैं वो हेल्प करते हैं। ये जो एंजाइम्स है आपके डाइजेशन, लिवर फंक्शन और जो अदर एक्टिविटीज़ हैं जो आपके बॉडी से रिलेटेड होती हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन देखो, some important enzymes are named after the reaction where they are used. What name is given to the class of enzyme which catalyzes the oxidation of one substrate with the simultaneous reduction of another? कह रहा है कि जो एंजाइम्स है ना, कुछ एंजाइम्स जो है उनको रिएक्शन के बाद नेम किया गया है, ठीक है, जहाँ पे उनका यूज किया गया था, और पूछ रहा है कि उस क्लास ऑफ एंजाइम का नाम बताओ जो क्या करता है, एक सबस्ट्रेट को तो ऑक्सीडाइज करता है और दूसरे सबस्ट्रेट को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसका आंसर देख लो भाई, नेम गिवन टू द क्लास ऑफ एंजाइम विच कैटलाइज द रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन वही होती है इसमें एक ऑक्सीडाइज होता है दूसरा रिड्यूस होता है, तो यही तो इन्होंने पूछा था। तो यार उस क्लास को बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेस। एग्जाम्पल ये है कि अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस होता है ना, जो वो हेल्प करता है अल्कोहल लेवल को रिड्यूस करने से ह्यूमन बॉडी में। जब हम अल्कोहल जब हम हमारे बॉडी के अंदर जाती है तो उसका जो लेवल है उसको रिड्यूस करने के लिए ये एंजाइम यूज होता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। तो यार ये कुछ इंपॉर्टेंट छोटी मोटी चीजें हैं, याद रखना। अब आ जाता है हमारा लास्ट पार्ट, दैट इज न्यूक्लिक एसिड, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब न्यूक्लिक एसिड, जैसे कि हमने अभी तक जो भी पढ़ा उसके हमने देखा कि वो किन यूनिट से बनते हैं। तो ये जो है ना, ये भी आपका पॉलीमर ही होता है। कार्बोहाइड्रेट भी पॉलीमर था, प्रोटीन भी पॉलीमर था, ये भी पॉलीमर है। और इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट होती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। क्या बोलते हैं भाई? न्यूक्लियोटाइड्स। They are the long chain polymer of nucleotides. They play an important role in transmission of heredity characteristics and biosynthesis of protein. कह रहा है ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर करते हैं हमारे पेरेंट्स बॉडी टू ऑफस्प्रिंग, और ये प्रोटीन्स की जो बायोसिंथेसिस होती है ना उसमें भी हेल्प करते हैं। तो यार सबसे पहले हम वही टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड पढ़ते हैं। तो दो टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक डीएनए और एक आरएनए। आपने बहुत सुना होगा इनके बारे में। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए होता है आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर डी आर है तो इसके लिए यूज होगा, अदरवाइज जो राइबो न्यूक्लिक एसिड वो आरएनए होता है। आरएनए आपके 3 टाइप के होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। एमआरएनए का क्या फंक्शन होता है यार? ये क्या करता है? इट इज द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डीएनए। ये ट्रांसक्रिप्शन का काम करता है। दूसरा है भाई आपका आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं इसको, ठीक है। ये प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए यूज होता है। तीसरा है आपका ट्रांसफर आरएनए। ये क्या करता है आपका? इट ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन सिंथेसिस। जो आपका एमआरएनए है उसको प्रोटीन सिंथेसिस में ट्रांसलेट करता है। कौन सा? आपका टीआरएनए। तो यार ये 3 टाइप के आरएनए आपके होते हैं। अब जो न्यूक्लिक एसिड है वो किन पार्ट से बना हुआ है? 3 चीजों से न्यूक्लिक एसिड बनता है भाई, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजीनियस बेस। अब इसमें आपके बेस कौन से होते हैं? एक आपका होता है प्रिमिडाइन बेस और एक आता है प्यूरिन बेस। फिर आपका प्रिमिडीन जो बेस है वो 3 टाइप का होता है, साइटोसिन, थाइमीन और यूरासिल, ठीक है। तो CTU आपके प्रिडीन बेस होते हैं, और जो प्यूराइन होते हैं वो आपके 2 टाइप के होते हैं, जो कि आपके एडिनाइन और ग्यूनाइन। ये आपको याद रखना है कि नाइट्रोजीनियस बेस 2 टाइप के होते हैं और ये फिर 3 टाइप के होते हैं फर्दर, और ये 2 टाइप्स के होते हैं। अब जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो डीएनए और आरएनए का, तो यही 3 जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है आपको मिलते हैं, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से तो बना हुआ है डीएनए आरएनए। बट इन डीएनए नाइट्रोजीनियस बेस आर एडिनिन, ग्वेनिन, साइटोसिन, थाइमिन। कह रहा है अगर आप जो है डीएनए का क्या हाइड्रोलिसिस करोगे, ये तीनों ही प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, और आरएनए के अंदर भी यही 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। बट इनके अंदर जो बेस है, ये 5 टाइप के बेस है ना, तो डीएनए के अंदर जो बेस होते हैं वो ये होते हैं, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। जबकि आरएनए के अंदर कौन से होते हैं भाई? इसमें आपका एडिनिन इसमें भी होता है, ग्वानिन इसमें भी होता है, साइटोसिन इसमें भी होता है, थाइमिन की जगह इसमें यूरासिल होता है, ठीक है। तो 3 बेस तो दोनों में सेम होते हैं, थाइमिन और यूरासिल डिफरेंट होते हैं दोनों के अंदर। तो ये ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए कि भाई अगर हम डीएनए और आरएनए का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो आपने लिखना है कि पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजीनियस बेस। लेकिन फिर आप दिखा दोगे कि डीएनए के अंदर ये 4 बेस मिलेंगे, और फिर आरएनए में दिखाओगे कि ये मिलता है, ये मिलता है, फिर बेस में दिखा दोगे कि ये बेस मिलते हैं डिफरेंट जो होते हैं, इसमें यूरासिल डिफरेंट है, उसमें थाइमिन डिफरेंट है। तो ये ध्यान रखना बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि टी डीएनए में DT और R में RU यूरासिल वाला, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना इसका। बाकी 3 तो सेम ही है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तीनों में है।
अब आता है यार स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब दो टाइप्स के होते हैं भाई, न्यूक्लियोसाइड होता है, एक होता है न्यूक्लियोटाइड। जो आपका न्यूक्लियोटाइड है ना, यही होता है आपका, इसी की मल्टीपल यूनिट से न्यूक्लिक एसिड बनता है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, इसमें फॉस्फेट जो ग्रुप होता है वो नहीं होता न्यूक्लियोसाइड में। अब हम देख लेते हैं डीएनए और आरएनए के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। देखो भाई, जो डीएनए होता है फुल फॉर्म पता चल गया, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। इसके अंदर जो है आपका आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा शुगर होता है, तो डीऑक्सी राइबोज होता है। और इसके अंदर कौन सा शुगर होता है, इसके अंदर राइबोज शुगर होता है। आरएनए में राइबोज, इसमें डीऑक्सी राइबोज, ठीक है। अब डीएनए का जो होता है ना, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है भाई, डबल हेलिकल, आप देख सकते हो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, डबल हेलिकल। जबकि आरएनए जो है उसका सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर और इसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर या डबल स्ट्रैंडेड शुगर फॉस्फेट, या फिर यूजुअली बोल देते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड शुगर फॉस्फेट, ठीक है। अब इसके अंदर जो बेस होते हैं मैंने बता दिया कि भाई साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, ये तीनों तो दोनों में ही है। इसमें यूरासिल होता है और इसमें आपका थाइमीन होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब यार देखो, शुगर यूज इन डीएनए कौन सा होता है, डीऑक्सी राइबो शुगर, इसमें होता है आपका राइबो शुगर। एक डिफरेंस यही हो गया। दूसरा मैंने आपको बता दिया, एक फुल फॉर्म हो जाएगी इनकी, एक हो जाएगा इसमें डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इसमें सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। एक ये हो जाएगा इसमें अनकॉमन बेस ये है, इसमें अनकॉमन बेस ये है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, अब न्यूक्लियोटाइड्स भी तो एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे ना किसी चीज़ के थ्रू। जैसे कि आपके दो कार्बोहाइड्रेट जुड़े थे, दो आपके अमीनो एसिड जुड़े थे, सेम टू सेम दो न्यूक्लियोटाइड्स भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं बाय फोस्फोडाइस्टर लिंकेज। और फोस्फोडाइस्टर लिंकेज कौन सा, एक का 5 और एक का 3 से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड आर जॉइंड टुगेदर बाय फोस्फोडाइस्टर लिंकेज बिटवीन 5 and 3 कार्बन एटम ऑफ पेंटोज शुगर, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट बहुत ही अच्छे से, लिंकेज वाले तो तीनों ध्यान रखना, 3 लिंकेज पढ़ाए हैं, ग्लाइकोसिडिक, पेप्टाइड और फोस्फोडाइस्टर लिंकेज। अब ये जो दो आपके डीएनए है ना, ये एक दूसरे से आपका होगा ना, ये जो दो डीएनए एक दूसरे से जुड़े कौन से लिंक्स के हैं, तो ये जो लिंकेज है वो है भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये किस किस के बीच में, तो यहाँ पे जो साइटोसिन होता है ना, साइटोसिन और ग्वानिन, जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उसमें जो आपका साइटोसिन है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और एक होता है आपका एडेनिन और थाइमीन के बीच में आपका डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। इस तरह आपके जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, साइटोसिन और ग्वानिन, एडेनिन और थाइमीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है आपका साइटोसिन ग्वानिन के बीच में, और 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एडेनिन और थाइमीन के बीच में। तो यार ये था भाई डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, बेसिस, ठीक है। अब आपसे स्ट्रक्चर और डिफरेंस तो पूछा ही जाता है, तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस देख लेते हैं। जो मैंने बताया, इसमें शुगर कौन सा होता है, ठीक है, इसमें आपके जो बेसिस होते हैं वो कौन से होते हैं, साइटोसिन, थाइमीन, एज आप पिरिडीन बेस होते हैं इसमें। और इसमें कौन से होते हैं, पिरिमिडीन बेस, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाए थे, ठीक है। ये पिरिमिडीन बेस होता है आपका CTU, ठीक है। तो यहाँ पे CTU में से देख लो, इसमें कौन से होते हैं, CTU में से कौन सा है, इसमें थाइमीन होता है और साइटोसिन, CTU इसमें साइटोसिन होता है और यूरासिल होता है। तो इसमें पिरिडीन बेस क्या है, अनकॉमन है। डीएनए में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इसमें सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर। डीएनए का जो मॉलिक्यूल है बहुत लार्ज होता है, आरएनए का जो है स्मॉल होता है। फंक्शन की बात करें तो डीएनए का एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है रेप्लिकेशन की। दूसरा, ये कंट्रोल करता है ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडेटरी इफेक्ट। आरएनए का तो यार वही है, ये रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी नहीं होती। और प्रोटीन्स के सिंथेसिस, मतलब आरएनए का मेजर काम प्रोटीन सिंथेसिस है, और डीएनए का हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल और ट्रांसफर करना है पेरेंट्स बॉडी टू ऑफस्प्रिंग। तो ये था भाई आपका न्यूक्लिक एसिड और डीएनए, आरएनए, प्रॉपर बायोमोलिक्यूल्स का जो हमारा वन शॉट है यहाँ पे खत्म होता है। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने ये भी अच्छे से कर लिया, 7 नंबर पूरे बोर्ड्स में है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी मैंने जो छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करे। तो अगर आपने अच्छे से करा है ये वाला वन शॉट, तो आप ये 3 क्वेश्चन को जरूर आंसर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। एक क्वेश्चन ये है, स्क्रीनशॉट ले लो, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन आपका ये है। देखो भाई, फ्री नोट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सअप चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर आपको ये है नोट्स चाहिए जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, तो आप 86306939
31 पे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हो। प्राइस इतना नॉमिनल है 69 रुपीज़, इतनी मेहनत करके बनाया हुआ है आप लोगों के लिए। 69 रुपीज़ में आप हर एक चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे। ईच जो चैप्टर है वो 69 रुपीज़ में आपको मिलेंगे। तो यार ये प्रॉपर PDF आप 69 रुपीज़ में ले सकते हो। और फ्री नोट्स के लिए हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लो। अगर आपको इसी तरह के और वन शॉट देखने हैं तो मेरी प्लेलिस्ट वन शॉट वाली चेकआउट कर लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ट्रिक देखनी है तो ऑर्गेनिक ट्रिक वाला जो प्लेलिस्ट है उसको चेकआउट कर लो। किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो डिमांडिंग वीडियोस भी हम बनाते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में थैंक्स YT जरूर लिखना। ऑल द बेस्ट।